हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर गाइडेंस की ओ लेवल पेपर सॉल्यूशन सीरीज की एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं M43R4 यानी कि आईसीटी इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेज का जुलाई 2012 की परीक्षा में पूछा गया पेपर। आप लोग वीडियो का पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ नोट्स भी आपको देने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। जरा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वो ऐसे क्वेश्चंस के नोट्स हैं। एक्चुअली मैं नोट्स तो आपको पूरे पेपर का दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक यूनिट का नोट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ मैं वो आपको देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन है, हाउ टू सेटअप बायोस एंड सीमोस, यानी कि बायोस या सीमोस सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। आप विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी कि आप अपने प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में, और एंटी एलडीआर मिसिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती है या एंटी एलडीआर क्या है, इसके बारे में आपको पूरी नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप लोग साथ में कॉपी पेन ले लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग साथ में सॉल्व करेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और साथ में आप इनका नोट्स भी प्रिपेयर करें, जो भी अच्छी बात लगे, जो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, आप उसको नोट कर लें। ठीक है, अगर आप सिर्फ देख के रख लेंगे तो इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इंग्लिश का चिंता मत कीजिए, मैं इसको हिंदी करके दूंगा। कि आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया है, ये कह रहा है कि आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया है लेकिन बूटअप प्रोसेस हल्ट हो गई, यानी कंप्यूटर बूट नहीं हुआ। ठीक है, कंप्यूटर बूट नहीं हुआ और आपके सामने एक एरर मैसेज आया है कि नॉन सिस्टम डिस्क या डिस्क एरर, रिप्लेस एंड प्रेस एनी की व्हेन रेडी, यानी कि ये एरर आई है। ये एरर लेके आ रहा है कंप्यूटर स्क्रीन का कि नॉन सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर, रिप्लेस एंड प्रेस एनी की व्हेन रेडी। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है, यानी कि आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ, लिख के आ गया कि या तो डिस्क खराब है, ठीक है, या नॉन सिस्टम डिस्क, से बदल के आप कोई भी बटन दबाओ। ठीक है, तो बताओ क्या दिक्कत है। देखो, इसको समझना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं बात करूंगा। कह रहा है नॉन बूटेबल फ्लॉपी डिस्क, नॉन बूटेबल फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, नॉन बूटेबल फ्लॉपी डिस्क। अगला है द हार्ड ड्राइव हैज फेल्ड, द हार्ड ड्राइव हैज फेल्ड एंड यू शुड रिप्लेस इट। अगला है रैम हैज फेल्ड एंड ए की ऑन कीबोर्ड इज स्टक एंड कीबोर्ड शुड बी रिप्लेस्ड। यानी कह रहा है कि आपने जो फ्लॉपी डिस्क लगा रखी है वो नॉन बूटेबल है, आपकी हार्ड ड्राइव फेल हो गई है, तीसरा है रैम फेल हो गई है, चौथा है कि आपके कीबोर्ड कोई बटन अटक गई है जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो बताइए क्या दिक्कत है। तो देखो, सबसे पहले समझो कि आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉपी में नहीं हो सकता। ठीक है, आपके फ्लॉपी की स्टोरेज क्षमता कितनी है, 1.44 MB। ठीक है, तो करंट में ऐसा कोई भी आपके सिलेबस में विंडोज एक्सपी, याद रखना आपका सिलेबस में कौन सा विंडोज है, विंडोज एक्सपी या लाइनक्स। ठीक है, कौन सा, विंडोज एक्सपी है या लाइनक्स है, तो दोनों में से कोई भी फ्लॉपी में स्टोर नहीं किया जा सकता। ओके, दोनों में से कोई भी फ्लॉपी में स्टोर नहीं किया सकता, तो फर्स्ट वाला तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ओएस लोड नहीं हो रहा। बूट का मतलब जानते हो आप कि कंप्यूटर की पावर बटन से दबाने से लेकर जब तक आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो जाता, उस दौरान जो भी प्रोसेस होती है उसे बूटअप प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला सही नहीं हो सकता। दूसरा, हार्ड ड्राइव फेल हो गई है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। डिस्क एरर का मतलब क्या होता है कि या तो आपके हार्ड ड्राइव का ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो गया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या आपकी हार्ड ड्राइव भी खराब हो गई। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के खराब होने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपका यही आंसर बिल्कुल सही है कि आपका हार्ड डिस्क जो है खराब हो गया, आप उसे बदलिए। ठीक है, रैम से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, रैम के साथ ये दिक्कत नहीं होती, वो रैम का एरर दिखाएगा। और कीबोर्ड के की अटक जाने से ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, कीबोर्ड का खराब नहीं हुआ तो उसे बूट की प्रोसेस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है कि आपका हार्ड ड्राइव फेल हो गया है, आपको उसे बदलना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है, 1.1 का बी नंबर। चलिए आगे देखिए। द फॉलोइंग इज द असेंबली एंड डिसअसेंबली प्रोसीजर, यानी कि निम्न में से असेंबली और डिसअसेंबली प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या करते हैं, आप केस और कवर को असेंबल करते हो, एडेप्टर बोर्ड्स को असेंबल करते हो, मदरबोर्ड को असेंबल करते हो, या सब कुछ करते हो, तो देखो, इसके लिए आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप ये नोट्स जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। इस नोट्स में असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग को काफी डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है, कैसे असेंबल करते हैं, कैसे डिसेंबल करते हैं, बाय स्टेप है। और आपने जो स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा है वैसा ही पेपर में लेके आना है, फिगर नहीं बनाने हैं, वैसे ही आपको पेपर में लेके आना है। ठीक है, पूरा असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग फीचर आपको बताया हुआ है, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे
कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या होता है कि आपको सारा असेंबल है, सारा डिसेंबल करना होता है। असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग मतलब कंप्यूटर का एक पुर्जा निकाल के अलग करना होता है, ठीक है। चाहे वो केस कवर हो, चाहे अडेप्टर बोर्ड हो, चाहे मदरबोर्ड हो। ओके, तो आपका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे देखिए। अगला है इफ ए पीसी फ्रीजेस, यानी कि आपका पीसी अटक जाता है, फ्रीज मतलब अटक जाता है, ठीक है, या कुछ गलत बिहेव करता है, मतलब करते कुछ होता कुछ है, और लेकिन आपकी सिस्टम यूनिट जो है बिल्कुल चुप है, सिस्टम यूनिट से कोई साउंड नहीं आ रहा, तो क्या प्रॉब्लम है? आपका पीसी अटक रहा है, ठीक है, या गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है और सिस्टम यूनिट शांत है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? कंप्यूटर पे वायरस ने हमला कर दिया है, हार्ड ड्राइव का स्पेस भर गया है, सीमोस रैम खत्म हो गई है, ठीक है, या पावर सप्लाई फैन ने काम करना बंद कर दिया है और आपका सिस्टम हीट हो रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखो इसके बारे में भी आपको डिटेल में नोट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैंने काफी सारे सिस्टम इश्यूज के बारे में भी बात किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिस्टम इश्यूज के बारे में भी बात किया हुआ है कि सिस्टम इश्यूज, सिस्टम में क्या क्या दिक्कत आती है, उन्हें कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। आप ये नोट्स डाउनलोड कर ले, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपके पास कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आपको किसी को चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल शूटिंग दी हुई है, आप यहाँ से जाके इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इन नोट्स को जरूर डाउनलोड करें अगर आप 4th फेब्रुअरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईसीटी रिसोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो वायरस का सिस्टम यूनिट से कोई दिक्कत नहीं होता। सिस्टम यूनिट मतलब आपके सीपीयू की बात कर रहा है, जो सीपीयू कैबिनेट होता है उसकी बात कर रहा है, उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। आप नोट्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका दिक्कत क्या है कि सिस्टम यूनिट शांत है, तो सिस्टम यूनिट में शोर कौन करता है? सिस्टम यूनिट में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक हार्ड ड्राइव और एक पावर सप्लाई। तो अगर आपका पावर सप्लाई का जो फैन है वो क्या करेगा, वो बंद हो गया है, पावर सप्लाई का फैन बंद हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सिस्टम आपका ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा, ओवरहीट होना शुरू होगा तो आपका सिस्टम रुकेगा, अदरवाइज बिहेव करेगा, अटक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये सारी सिस्टम दिक्कत होती है आपके सीपीयू फैन की बंद होने से, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे एक मेन कारण दिया था कि आपका सिस्टम यूनिट शांत है। सिस्टम यूनिट शांत मतलब उससे कोई आवाज नहीं आ रही है, उसमें जो आवाज होती है वो मेन होती है फैन की, ठीक है। तो यानी कि आपका फैन बंद हो गया या वो ओवरहीट कर रहा है। तो 1.3 का आंसर क्या है? डी नंबर। चलिए आगे देखिए, अगला पढ़िए। What should you do if you receive the following message? आपको नीचे वाला एक मैसेज मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड ए डिवाइस फाइल दैट मे बी नीडेड टू रन विंडोज और ए विंडोज एप्लीकेशन। यानी कि ये नीचे वाला एक आपको एरर मैसेज आ रहा है, ये इंग्लिश में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आप हिंदी में भी जाओगे तो आपको ये मैसेज हिंदी में नहीं मिलेगी क्योंकि आपके साथ दिक्कत आती है, आपको ट्रबल शूटिंग वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक एरर आई है कि विंडोज की फाइल को नहीं ढूंढ पा रही है जो विंडोज को चलाने या किसी एप्लीकेशन चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो क्या दिक्कत हो सकती है? ये कह रहा है मशीन को ऑफ करके ऑन कर लें, ये कह रहा है हार्ड डिस्क को बदल दें, या स्टार्ट विंडोज एंड रन स्कैन डिस्क टू रिलोड द मिसिंग फाइल, ठीक है। यानी कि अगर विंडो को रिस्टार्ट करें और स्कैन डिस्क चलाएं, लेकिन आप यहाँ पे स्कैन डिस्क आप फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हो। स्कैन डिस्क एक ऐसी यूटिलिटी है, स्कैन डिस्क एक ऐसी यूटिलिटी है जो हार्ड डिस्क के अनमैप्ड सेक्शंस को फाइंड करती है, अनमैप्ड सेक्टर्स को फाइंड करती है। जिसको अनमैप्ड सेक्टर, तो ये एक यूटिलिटी है जो फाइलें नहीं ढूंढती, जो फाइलें नहीं ढूंढती, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है स्कैन डिस्क का फाइल ढूंढो, स्कैन डिस्क फाइल नहीं ढूंढता है, स्कैन डिस्क क्या ढूंढता है? अनमैप्ड सेक्टर्स को ढूंढता है जहां पे डेटा नहीं जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आपको कुछ फाइलें पढ़नी पड़ेंगी जब आप बूटिंग पढ़ोगे, ठीक है। आपको कुछ फाइलें पढ़नी पड़ेंगी जैसे boot.ini, system.ini, config.sys, ठीक है। कौन कौन सी? इसका नोट्स मैं आपको दे चुका हूं पहले भी, ठीक है। जब आपने जुलाई 2010 का पेपर सोल्व किया था, अगर आपने नहीं पता है तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इन फाइलों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, उस नोट्स को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वहां पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे boot.ini, system.ini और config.sys ये 3 फाइलें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपकी विंडो लोड नहीं हो रही है और ये मैसेज आ रहा है, तो इसकी दिक्कत मतलब है कि आपके system.ini फाइल में इशू आया है, ठीक है। तो आप इस फाइल को उस system.ini फाइल में ढूंढेंगे और इससे संबंधित जो भी लाइन आप डिलीट कर देंगे और अपनी विंडो को रीलोड कर देंगे, जिससे आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर, 1.4 का डी नंबर, ठीक है। लेकिन आपको system.ini, boot.ini और ini और config.sys के बारे में पढ़ना है तो जुलाई 2010 वाला वीडियो देखें, ठीक है। जुलाई 2010 वाला वीडियो, उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। Which answer best describe the following, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, एक लाइन लिखी हुई है कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। आप एक बात और समझना कि आपके विंडोज और लाइनक्स के एड्रेसिंग सिस्टम में एक मुख्य अंतर होता है। क्या अंतर होता है?
कि आप जब भी विंडोज में पाथ दिखाते हो तो आप बैकस्लैश यूज करते हो, ठीक है। विंडो और जब भी आप लाइनक्स में पाथ दिखाओ तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करोगे। जैसे बताना चाहता हूँ कोई फाइल जो है वो जी ड्राइव में है, जी ड्राइव के ए फोल्डर में है, अगर मैं कहूँ कि वो विंडोज में है तो जी ड्राइव का ए फोल्डर ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ लाइनक्स के जी ड्राइव के फोल्डर में है तो मैं उसे ऐसे दिखाऊंगा। और एक चीज और समझ लो, विंडोज में जो भी आप फाइल या फोल्डर के नाम देते हो वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें एबीसी और आपका कैपिटल एबीसी का मतलब एक ही है, ठीक है। जबकि लाइनक्स में क्या होता है, ये दोनों ही अलग अलग फोल्डर हैं, यानी कि उसका जो फाइल हैंडलिंग होते हैं, यानी जो फाइल का नेमिंग सिस्टम होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। जबकि विंडोज में ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसका आंसर बताइए। इसका मतलब है, यहाँ पे समझो कि बिग बेबी डॉट डॉक एक फाइल है जो क्या है, एक सब डायरेक्टरीज में रखी हुई है, किसके, जी ड्राइव के, जी ड्राइव के किसी सब डायरेक्टरीज में बिग बेबी डॉट नाम की फाइल रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो लाइन इन ग्रेप प्रोग्रामिंग, देखो ग्रेप लाइनक्स की कमांड होती है, किसकी कमांड होती है, लाइनक्स की। बट अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कौन सा है, बैकस्लैश है, मतलब ये विंडोज है, लाइनक्स नहीं है, ये विंडोज है। बैकस्लैश समझना, बैकस्लैश हमेशा विंडोज में होता है, ओके। तो यहाँ पे बैकस्लैश है, ये विंडोज है, लाइनक्स नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। आगे देखिए, द लोकेशन ऑफ ए फाइल कॉल्ड बिग बेबी डॉट डॉक, हाँ ये फाइल है, याद रखना ये फाइल है। फाइल कैसे पहचाना, जब भी किसी नाम के साथ कोई एक्सटेंशन लगा हो तो वो फाइल होगा, फोल्डर का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है, ठीक है। एक्सटेंशन हमेशा फाइल का ही होता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई कि बिग बेबी डॉट डॉक नाम की एक फाइल है जो कहाँ रखी हुई है, ग्रेप फ्रूट की सब डायरेक्टरी में रखी हुई है, ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट सब डायरेक्टरी में रखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही है। बिग बेबी डॉट डॉक एक फाइल है जो ग्रेप फ्रूट सब डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी क्या है, जी ड्राइव का प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, जी ड्राइव का प्रोग्राम फाइल्स। बिग बेबी क्या है, फाइल है, ग्रेप फ्रूट क्या है, सब डायरेक्टरी है। तो इसका सही आंसर क्या, 1.5 बी नंबर, 1.5 का बी नंबर, ठीक है। आगे देखिए, प्रोग्रामिंग कोड नहीं है, प्रोग्रामिंग कोड नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एन इलीगल एरर नहीं है, इलीगल एरर भी नहीं है, ओके। चलिए, ए सर्किट स्विच, व्हाट इज सर्किट स्विच, सर्किट स्विचिंग क्या होता है। आपको यहाँ पे 3 स्विचिंग पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में 3 स्विचिंग आपको पढ़ने को मिलती हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। कौन कौन सा, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग, ओके। चलिए आगे देखिए, सर्किट स्विच क्या होता है। सर्किट स्विच कह रहे हैं कि इसको लार्ज डाटा भेजने से पहले लार्ज बफर्स की आवश्यकता होती है, नहीं, देखो लार्ज बफर की आवश्यकता क्या होती है, मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा एक बार में भेजा जाता है। जब पूरा का पूरा डेटा एक बार में भेजा जाता है तो उसको होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा डेटा होल्ड करने के लिए आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है, जिन्हें आप बफर बोलते हो, ठीक है। तो जो बड़े बफर्स की जरूरत होती है, यानी ज्यादा मेमोरी जरूरत होती है, वो किसमें होती है, मैसेज स्विचिंग में, सर्किट स्विचिंग में नहीं, तो ये आपका गलत है। आगे देखिए, कैन स्विच डेटा बेस्ड ऑन इनकमिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैन स्विच डेटा बेस्ड ऑन इनकमिंग फ्रीक्वेंसी, ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको बता दूं कि सर्किट स्विचिंग का मुख्यतः प्रयोग वॉइस ट्रांसफर में होता है, यानी कि वॉइस डेटा ट्रांसफर में होता है, ठीक है। इसका खास बात क्या होती है, सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड लाइन सेटअप की जाती है, यानी कि एक निश्चित आपको पाथ दिया जाता है कि आपका डेटा यहाँ से होकर ही जाएगा। यानी कि ये कैसे दे सकते हैं, या तो केबल के जरिए दे दो, ठीक है, ये ज्यादातर केबल के जरिए ही आप देते हैं, इसीलिए इसको सर्किट स्विचिंग कहते हैं। तो 1.6 का आंसर क्या है, बी नंबर। चलिए आगे देखिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके या हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1.7 पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा एनालॉग रूप में जाता है, लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डाल तोड़ लिया जाता है, जिनका अपना एक अलग हेडर इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि हर पैकेट के पास अपना डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस होता है, ठीक है, अपना डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस होता है। तो चलिए आगे समझो, फॉरवर्ड्स पैकेट्स रिसीव्ड ऑन वन लिंक टू अनदर बेस्ड ऑन हेडर इंफॉर्मेशन। पहली लाइन बिल्कुल सही लिखी हुई है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, उनकी हेडर इंफॉर्मेशन के आधार पर, हेडर मतलब मैंने जो बताया था कि उनमें अपना सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उस हेडर इंफॉर्मेशन के आधार पर उनको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है, ठीक है। 1.7 का आंसर है ए नंबर। आगे देखिए, डेस्टिनेशन एड्रेस इज, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब जहां पे आपको जाना है, ठीक है, जहां पे आपको जाना है। अब ये क्या होता है, मैंने डेस्टिनेशन एड्रेस बताया किसमें होता है, हर पैकेट के हेडर में, हर पैकेट के हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए बी नंबर, कैरीड इन एवरी पैकेट हेडर इन ए कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है। तो हमेशा
सर्किट में नहीं होता। सर्किट स्विच में इसमें हेडर की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि सर्किट स्विच में आपके पास एक निश्चित पाथ है, वहीं से होके जाना है, तो सही जगह ही जाओगे। सिंपल सी बात है। आपको क्या कर दूं, एक सुरंग में भेज दूं, ठीक है, सुरंग तो निश्चित जगह जाएगी ना, तो उसमें तो भटकोगे तो आई नहीं, एक ही सुरंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप चौराहे पे खड़े हो तो आप भटक सकते हो, तो आपको लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको किस तरह मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, निश्चित एक ही सड़क है, उसी पे चले जाना है, तो आप कहाँ भटकोगे? नहीं। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक निश्चित सड़क मिलती है, और पैकेट स्विचिंग में सिर्फ आपको एड्रेस दे दिया जाता है, भाई आपको यहाँ पहुंचना है, पहुंचो। तो इसके लिए आपको डेस्टिनेशन एड्रेस की आवश्यकता होती है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में एक निश्चित रास्ता होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1.8 का बी नंबर। आगे देखिए, जीपीएफ क्या है? जीपीएफ का विंडोज में पूरा नाम होता है जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट। जीपीएफ का पूरा नाम क्या है? जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट। और ये फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर है, देखिए, सी नंबर। आगे समझते हैं अगला, देखिए 1.8, द फिजिकल पार्ट ऑफ द पीसी दैट कीप ट्रैक्स ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। आगे समझिए, आपके कंप्यूटर में कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं, उसका रिकॉर्ड कौन सा फिजिकल पार्ट रखता है, ठीक है, कितने हार्डवेयर ट्रैक जुड़े हुए हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तो अपने जुड़े सारे हार्डवेयर को एक बार चेक करता है कि क्या ऑन लगा है, क्या नहीं लगा है। तो उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो ये कौन परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है बायोस। तो बायोस कहाँ होता है? रोम में, ठीक है। तो यानी कि वही आपका ट्रैक रखता है कौन कौन से हार्डवेयर रिसोर्स आपके में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है? रोम बायोस। ओके, सीमोस रैम नहीं होता है, हार्ड ड्राइव नहीं होता है, पावर सप्लाई नहीं होता, ठीक है। सही आंसर क्या है? 1.9 का ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ट्रू फॉल्स का सेक्शन, ध्यान से पढ़िएगा। ए बफर इज ए प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है। बफर क्या होता है? व्हाट्स बफर? बफर एक मेमोरी है जो क्या करता है, जब भी डेटा आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हो, ठीक है, सपोज करो आप डेटा हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर कर रहे हो या रैम से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो भाई उड़ के तो नहीं जाएगा ना डेटा, कहीं ना कहीं से तो होके जाएगा, और जहां से होके जाएगा तो समझो वहां पे तो मेमोरी होगी, वहां पे भी तो मेमोरी होगी ना, तभी तो डेटा वहां रखा गया। तो जब डाटा एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी ट्रांसफर हो रहा होता है, उस समय जो इंटरमीडिएट मेमोरी काम करती है उसे कहते हैं बफर मेमोरी। क्या कहते हैं? बफर मेमोरी। तो बफर क्या होता है? मेमोरी होता है, ना कि एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। और ऊपर से कह रहा है कि बफर एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रिंटर की हेल्प करता है सारे प्रिंट जॉब को कोऑर्डिनेट करने में। ये भी गलत कह रहा है। देखो, प्रिंटर की मदद करता है स्पूलर नाम का प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? स्पूलर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जब भी आप प्रिंट करते हो तो आपने देखा होगा प्रिंटिंग खोल के देखना अपना सेटअप, उसमें लिखा था स्पूलिंग। क्यों भाई? स्पूलिंग का मतलब क्या होता है? प्रिंटर के लिए एक अलग से प्रोग्राम होता है, अलग से मेमोरी होती है, जिसे आप स्पूलर मेमोरी या स्पूल मेमोरी कहते हो, तथा वह प्रक्रिया की डाटा प्रिंटर तक पहुंचे उसको क्या बोलते हैं? स्पूलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बफर नहीं हेल्प करता है, स्पूलर हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? स्पूलर। तो ये कैसा है? फॉल्स है। 2.1 आपका फॉल्स है। आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, मैंने प्रिंटिंग स्पूलर को पढ़ा हुआ है इसमें, ठीक है। आप यहाँ से जाके डिटेल में पढ़ सकते हो, आप यहाँ से जाके इसमें डिटेल पढ़ सकते हो कि ये प्रिंटिंग स्पूलिंग क्या होती है, ठीक है। आप यहाँ से अच्छे समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग स्पूलिंग बताया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़िए, अगला बढ़िए। फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी इज ए प्रोग्राम दैट टेक्स आउट रिडंडेंसीज इन ए फाइल टू रिड्यूस द फाइल साइज। रिडंडेंसीज मतलब जिनको आप हटा दो और कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी एक ऐसा यूटिलिटी है जिससे आप फाइल में हटाई जा सकने वाली चीजों को हटा देते हो, जिससे फाइल का साइज जो है कम हो जाता है, जिससे इसे भेजना आसान हो जाता है। बात सही है गलत है? बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आपके में दो आपसे कंप्रेशन यूटिलिटी पूछी जाती है, विनजिप और पीकेजिप, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर फॉर इजी रेफरेंस। ये बिल्कुल सही, आप पढ़ते आ रहे हो छोटे से, ठीक है, बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि फाइल क्या होता है? संबंधित डेटा प्रकार का एक कलेक्शन होता है जिसे साथ में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपने रिसाइकल बिन खाली कर दी है, तो फाइलों को बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर के वापस नहीं ला सकते। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आप रिसाइकल बिन को खाली करने के बाद वापस ला सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। कैसे सॉफ्टवेयर? स्पेशल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे उसने बात क्लियर कर दी है कि रिसाइकल बिन खाली कर दी है तो बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर वापस नहीं ला सकते। बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द सेम फाइल नेमिंग कन्वेंशन और रूल्स। कह रहे हैं सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम फाइल नेमिंग कन्वेंशन होता है और रूल्स होते हैं। अभी आपको बताया था कि विंडोज में बैकस्लैश और लाइनक्स में फॉरवर्ड स्लैश, तो ये बात गलत है, ठीक है। और विंडोज कैसा है? केस सेंसिटिव नहीं है और लाइनक्स केस सेंसिटिव है। आगे देखिए, although many computer system include a flat panel today, screen savers are still necessary to prevent burn in। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बर्न इन जानते हैं? बर्न इन क्या होता है?
शुरुआत में जब कंप्यूटर्स आए थे या आपने चलाए होंगे या पूरा आपने घर में टीवी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आपका कंप्यूटर या टीवी बंद करते थे तो आपने देखा होगा कि जो लास्ट इमेज होती थी वो काफी देर तक छपी रहती थी, वो आपके धीरे धीरे डिस्प्ले में इफेक्ट करता रहता, तो एक टाइम ऐसा आता था कि अपनी डिस्प्ले खराब हो जाती थी। ठीक है, उस इफेक्ट को बर्न इन कहते थे। क्या कहते थे? बर्न इन, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब होता था आपके, उसमें फोकस जाता था, अगर कोई इमेज ज्यादा देर तक बनी रहेगी तो आपकी स्क्रीन में चिपक जाएगी, यानी कि उसको उतना जला देगा वो। ठीक है, तो इस इफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग कंप्यूटर पे स्क्रीन सेवर लगाते थे, जिससे क्या होता था वो बदलता रहता था, कोई भी एक इमेज बहुत ज्यादा देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं रहती थी। लेकिन आज के कंप्यूटर में कैथोड रे नहीं है, ठीक है, तो बर्न इनका इफेक्ट नहीं होता है, तो आज आप स्क्रीन सेवर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आजकल के फोन में भी देखा होगा स्क्रीन सेवर खत्म हो गया है। ठीक है, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आजकल वो वाली स्क्रीन खत्म हो चुकी है कि अगर एक ज्यादा देर तक रहेगा तो आपका डिस्प्ले खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले स्क्रीन सेवर इंपॉर्टेंट थी, अब नहीं है। ओके, चलिए आगे देखिए। एन एवोल्यूशन ऑफ योर कंप्यूटर स्टोरेज सब सिस्टम वुड एवोल्यूट कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड, यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर के स्टोरेज का अंदाजा लगा रहे हो तो आपके कंप्यूटर को वीडियो कार्ड को भी देखना पड़ेगा। नहीं, कंप्यूटर का वीडियो कार्ड को देखने के लिए आपको अपना रैम देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? रैम। यानी कि अगर आप रैम का एवोल्यूशन करोगे तो आपको वीडियो कार्ड की मेमोरी भी देखनी पड़ेगी स्टोरेज सब सिस्टम में। ठीक है, आगे देखिए। वाई सेविंग ए वर्ड प्रोसेसिंग फाइल एज एन आरटीएफ। देखो, आरटीएफ का पूरा नाम क्या है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और इसका काम क्या होता है? आपके जितने भी टेक्स्ट एडिटर होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो इस फाइल एक्सटेंशन को खोल पाएंगे। जैसे जैसे आपके विंडोज में वर्ड पैड होता है। क्या होता है? वर्ड पैड होता है। ठीक है, आप लाइनक्स में जाओगे तो लिब्रे मिलता है आपको। ओके, अपाचे ओपन ऑफिस मिलता है, तो कोई भी इसको खोल सकता है। ठीक है, डॉकएक्स को नहीं खोल सकता, डॉकएक्स से वर्ड के साथ खुलता है, लेकिन आरटीएफ किसी भी नॉर्मल आपके वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के साथ खुल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही कह रहा है कि अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसिंग फाइल को .rtf सेव कर दोगे तो आप किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के साथ उसे खोल सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ये फाइल आपको किसी को देनी है, उसके पास एमएस वर्ड नहीं है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, तो आपसे .rtf करके सेव दे दो, करके दे दो, उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा उसके साथ उसे खोल पाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कैश मेमोरी इज जनरल स्लोअर देन रैम, कह रहा है कैश मेमोरी रैम से स्लो होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, कैश मेमोरी रैम से बहुत फास्ट होती है। ठीक है, आगे देखिए। डिलीटिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम द प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर एंड ऑन द सी ड्राइव इज द बेस्ट वे टू रिमूव ए प्रोग्राम फ्रॉम द सिस्टम। यानी कि अगर आप अपने सिस्टम से किसी प्रोग्राम को हटाना चाहते हो तो सिंपली सी ड्राइव में जाओ, उसे डिलीट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाओगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाओगे और वहां से जाके उसे अनइंस्टॉल करोगे। क्या करोगे? अनइंस्टॉल। डिलीट करने से नहीं होता, तो ये भी कैसा है? फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। A utility that removes unnecessary files from a slow running hard drive। देखो, ये क्या कह रहा है? एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी कितनी पढ़ी है आपने हार्ड डिस्क के लिए? डिफ्रैगमेंटेशन, स्कैन डिस्क, चेक डिस्क और क्लीन अप, डिस्क क्लीन अप। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अननेसेसरी फाइल रिमूव करता है। रिमूव करना मतलब क्लीन करना, तो क्लीन करने के लिए डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी होता है। तो देखो यहाँ पे कहीं डिस्क क्लीन अप होगा, ठीक है, डी नंबर पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? डिस्क क्लीन अप। आगे समझिए। डिस्प्ले ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स एज आइकन इन द लिस्ट फॉर्म। देखो, अगर आपको फाइल एंड फोल्डर को आइकन्स के रूप में देखना है तो आपको टाइल्स व्यू सेट करना होगा। कैसा? टाइल्स व्यू। देखो टाइल्स व्यू कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, आप व्यू पे आएंगे, आप व्यू पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए टाइल्स व्यू दिख रहा है आपको? टाइल्स व्यू। टाइल्स व्यू में आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये फाइल्स और फोल्डर्स क्या बन गए हैं? आइकन्स बन गए हैं। क्या बन गए हैं? आइकन्स बन गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? टाइल्स व्यू, जी नंबर। क्या है? जी नंबर। आगे देखिए। A mainframe operating system that falls into a multi-user category। कौन सा मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर कैटेगरी में आता है? तो मल्टी यूजर कैटेगरी में देखो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया हुआ है। आई डोंट थिंक कोई दूसरा दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, यूनिक्स। कौन सा? यूनिक्स, ई नंबर। आगे समझिए। विंडोज फाइल लोड्स एप्लीकेशन दैट रन व्हेन विंडोज ओपन। यानी कि विंडोज में कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो विंडो के ओपन होते ही रन होने लगती है। वो फाइलें कहाँ होती हैं और वो फाइलें कौन लोड करता है? उस फाइल की डिटेल होती है ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट नाम की फाइल में। किसमें? ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट। इसका देखिए ए नंबर पे लिखा हुआ है। यानी कि जो बूट अप फाइलें होती है, यानी विंडो ऑन होती है, अपने आप ऑन होती है, उनकी डिटेल कहाँ होती है? ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट नाम की फाइल में। चलिए आगे देखिए। सिग्निफिकेंस डू द बीप, यानी कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उससे में बीप का साउंड आता है, तो उसे क्या समझ में आता है? देखो,
बीप जो होता है वो अलग अलग, एक बीप आया, दो बीप आया, तीन बीप आया, लंबी बीप आई, छोटी बीप आई, इन सबका अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है, अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपके में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। मैं बीप के बारे में आपको नोट दे दूंगा कि किस बीप से क्या होता है, ठीक है, बहुत जल्दी दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे बीप का केवल एक ही आंसर दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या है, द नंबर ऑफ बीप डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द रैम चिप, लेकिन इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई आंसर दिया नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो देने वाला हूँ कि किस बीप से आप क्या समझोगे, एक बीप आया तो क्या होता है, दो बीप आया तो क्या होता है, तीन बीप आया तो क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, कंजेशन डिटेक्शन एंड कंजेशन रिकवरी एक्शंस, यानी कि कंजेशन डिटेक्शन और कंजेशन रिकवरी के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो। कंजेशन मतलब जब भी आप नेटवर्किंग करते हो तो डेटा टकराने की संभावना बनी रहती है, डेटा कंजेशन की संभावना बनी रहती है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप कंजेशन कंट्रोल मेथड अपनाते हो। कौन से मेथड्स, कंजेशन कंट्रोल मेथड, देखिए आई नंबर पे लिखा हुआ है। द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड टू आइडेंटिफाई सिग्नलिंग इनकैप्सुलेशन, सिग्नलिंग इनकैप्सुलेशन के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज होता है, सिग्नलिंग इनकैप्सुलेशन के लिए आपके सिग्नलिंग प्रोटोकॉल का यूज होता है। कौन सी प्रोटोकॉल, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल, बी नंबर पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, कंजेशन कंट्रोल स्कीम्स दैट प्रिवेंट ए सेंडर फ्रॉम सेंडिंग पैकेट्स एट ए प्रायोरिटी लेवल बिलो सम वैल्यू कैन बी यूज्ड। देखो ये क्या कह रहा है कि कंजेशन कंट्रोल में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो यूजर को कौन से पैकेट को पहले भेजना है ये तय करने की परमिशन देता है, तो वो होता है प्रायोरिटी क्यूइंग सिस्टम, यानी कि ये पहले जाएगा ये बाद में जाएगा, ठीक है। तो देखिए जे नंबर पे लिखा हुआ है। आगे समझिए, ए सेट ऑफ पॉपुलर टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि आपके कंप्यूटर जो वायरलेस नेटवर्क आप यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाईफाई, एफ नंबर। आगे समझिए, डीएसएल, केबल, डायल अप, आईएसडीएन एंड सैटेलाइट किससे संबंधित है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल, डायल अप, आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, डिजिटल नेटवर्क और सैटेलाइट किससे संबंधित है, ये सब के सब इंटरनेट से हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेट की सर्विसेज है, एच नंबर, ओके। चलिए हो गया, आगे देखिए, कैन बी एनीथिंग इन विंडोज विस्टा यू प्रीफर टू फ्रीक्वेंटली इंक्लूडिंग वेदर इंफॉर्मेशन, कैलेंडर, कैलकुलेटर, गेम, फोटो एल्बम एंड मोर। ये सब क्या होते हैं, वेदर, कैलेंडर, कैलकुलेटर, गेम, फोटो एल्बम, ये क्या होते हैं, इन सब बोलते हैं गैजेट्स। विंडोज 7 में आपने देखे होंगे, विंडोज 10 मैंने खत्म कर दिया है क्योंकि ये काफी ज्यादा वल्नरेबल थे, यानी कभी वायरस आने का खतरा बन सकते थे, तो इनको हटा दिया गया है। तो इनको क्या बोलते थे, गैजेट्स बोलते थे, क्या बोलते थे, गैजेट्स। देखिए जी नंबर पे लिखा हुआ है। आगे देखिए, is a special method of distributing and installing software और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स टू ए कंप्यूटर, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर पैकेज को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड या स्पेशल मेथड क्या है। देखो स्पेशल मेथड मतलब एक साथ एक सॉफ्टवेयर डालो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाए, अलग अलग काम के सॉफ्टवेयर मिल जाए, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज। जैसे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, वो सॉफ्टवेयर पैकेज है, उसके अंदर आपको कितने सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, ठीक है। आगे देखिए, मेमोरी refers to a small memory on PC motherboards, मदरबोर्ड्स पे मेमोरी, मदरबोर्ड से मेमोरी एक ही होती है, याद रखना, कौन सी, रोम, बायोस, ठीक है। मेमोरी refers to small memory PC motherboards that is used to store BIOS setting। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, BIOS सेटिंग को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है, BIOS सेटिंग। BIOS को स्टोर करने के लिए होती है कौन, रोम। BIOS सेटिंग के लिए नॉन वोलेटाइल BIOS, कौन, एनवी रोम, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, एनवी रोम या एनवी बायोस, आई नंबर, ठीक है। बायोस सेटिंग रोम में नहीं होती, क्योंकि बायोस सेटिंग, अगर रोम को तो पता ही ना, रीड ओनली मेमोरी, अगर आप उसमें चेंज कर दिया तो आप रोम में तो चेंज कर ही नहीं सकते, इसलिए एक अलग मेमोरी होती है जिसको बोलते हैं आप एनवी रोम। क्या बोलते हैं, एनवी रोम, जिसमें आपकी बायोस की सेटिंग होती है, यानी जो भी आप सेटिंग करते हो वो एनवी रोम में करते हो, रोम में नहीं करते। आगे देखिए, द सीमोस रैम एंड have been integrated as part of South Bridge। CMOS RAM, और एक्चुअली CMOS RAM नहीं है, CMOS ROM होगा, CMOS ROM। और क्या होता है जो कंप्यूटर के साउथ ब्रिज में होता है, देखो CMOS ROM और RAM के साथ RTC यानी कि रियल टाइम क्लॉक, जो आप कंप्यूटर में घड़ी देखते हो ना, वो कभी खराब नहीं होती, चाहे बंद कर दो, साल भर बाद खोलो, है ना। अगर आपका CMOS सही काम करता रहेगा तो कभी घड़ी बंद नहीं होगा। तो आपका जो CMOS ROM और रियल टाइम क्लॉक होता है ना, वो कंप्यूटर के साउथ ब्रिज में होता है। किसमें होता है, साउथ ब्रिज में। देखिए के नंबर लिखा हुआ है, आगे समझिए, इंस्टॉलेशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, इज द एक्ट ऑफ मेकिंग प्रोग्राम रेडी फॉर, यानी कि अगर आप कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, अब भाई कंप्यूटर में इंस्टॉल करें मतलब उसे चलाएंगे,
है ना। और चलाने को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर आप कंप्यूटर में प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हो तो आपसे चलाना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए बी नंबर पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन। ओके, आगे समझिए। द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अभी आपको बताया था पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कंपेयर्ड इट्स रिजल्ट टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सीमोस बिफोर प्रोसीड विद द, देखो मैंने बताया आपका पोस्ट कब चालू होता है, बूट प्रोसेस में। कब, बूट प्रोसेस में। देखो यहाँ पे कहीं होगा, देखिए डी नंबर लिखा हुआ है बूट प्रोसेस। ओके, आगे समझिए। द वेरिफिकेशन ऑफ योर लॉगिन नेम एंड पासवर्ड एट एंड ऑफ बूट प्रोसेस, यानी कि जो आप कंप्यूटर बूट हो जाता है, आपसे जो लॉगिन नेम और पासवर्ड मांगता है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। जब भी आपसे आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है तो उसे हमेशा याद रखना, क्या कहेंगे, ऑथेंटिकेशन। और जब आप आईडी पासवर्ड बना रहे होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, ऑथराइजेशन। ओके, दो व्यवस्था याद रखना, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो इसका आंसर क्या है, ऑथेंटिकेशन। जब भी आप लॉगिन आईडी या पासवर्ड कहीं भी डालो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे देखिए कहीं है, देखिए एल नंबर पे लिखा हुआ है। आगे समझिए। एन एक्सटर्नल मॉडेम कनेक्ट्स टू ए पीसी वेयर, यानी कि आपको एक एक्सटर्नल मॉडेम जोड़ना है कंप्यूटर से। कैसे जोड़ोगे, मॉडेम जोड़ने के लिए हमेशा कोई ना कोई केबल चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल तो उसके एक्सपेंशन स्लॉट में लग जाता है। एक्सटर्नल मॉडेम को कैसे जोड़ोगे, एक्सटर्नल मॉडेम के लिए आपको केबल चाहिए। कौन सी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जे नंबर पे, कौन, ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, चलिए आगे समझिए। राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड बाय एंड होस्ट टू, यानी कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स किस लिए यूज होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, आपको उस जगह तक पहुंचाती हैं जहां पे आपका रिक्वेस्टेड डेटा अवेलेबल है, यानी कि आपने जो डेटा मांगा है ना वो कहाँ अवेलेबल है, वहां तक पहुंचाने के लिए आपकी जिम्मेदार होती है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। आपको पता है ना कि आपने गूगल सर्च किया, तो आप गूगल तक कैसे पहुंचे, कितनी डिवाइसेस तक होके पहुंचे। आप डायरेक्ट गूगल तक नहीं पहुंचते, आप बहुत सारी डिवाइसेस से होकर पहुंचते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोग ट्रेस आरटी कमांड चला सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है, ट्रेस आरटी कमांड चलाओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आप कितने डिवाइसेस से होकर जा रहे हो गूगल तक। ओके, ट्रेस आरटी, ट्रेस रूट। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करती हैं, आपका रिक्वेस्टेड डेटा आप तक पहुंचाने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एच नंबर लिखा हुआ है कि आपको क्या फाइंड करने में मदद करती है, आपके रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, ठीक है। और आपके थ्योरी वाले सेक्शन के लिए मैं आपको यूनिट 1 के नोट्स दे रहा हूँ, आप उसको पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे के सारे नोट्स, या यूनिट 2 में कम से कम कोशिश करूंगा कि आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और लिखना कैसे मैं बता दूं कि जितना आपको लिखा है आप इसमें स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, थ्योरी भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे, नंबर कम हो सकते हैं लेकिन नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। अपनी तैयारी रखिए, इसको आप इस वीडियो के, इन नोट्स को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक्स, कीप वॉचिंग।